हाँ ऑब्वियसली, जब तुम्हारे को अब तुमको टाइम ही आपको टाइम ही बाद में मिल रहा है तो आप बाद में शुरू करोगे ना। बट ट्राई करो कि जो चैप्टर आपका जब चल रहा है उसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो समझो बात को, आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है तो आप हाफ एन आवर दे दो, 4-5 क्वेश्चन ही कर लो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि बस प्री बोर्ड चल रहे हैं या बाई मंथली एग्जाम चल रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, जस्ट जस्ट सॉल्व 4 to 5 क्वेश्चन। या फिर अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा ना, तो एक काम करना, जो क्लास नोट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो हम डिस्कस करते हैं यस। क्लास में, वो कर लिया करो बिना देखे। लेकिन उसके सोल्यूशन देखना अलाउड नहीं है। वो खुद को तुम इतना रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए तुम्हें कि है ना, मैं सोल्यूशन नहीं देखूंगा या देखूंगी। बिना सोल्यूशन देखे आपको खुद को सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, अगर आपका आ जा रहे हैं आंसर टाइम से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ो। लेकिन ये बात समझो कि हमें रेपिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा ब्रेन को। क्लास में आके 1-1.5 घंटे की इन्फॉर्म जो आप देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, ब्रेन को आपने एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। अब अगर इस चीज को घर पे वापस क्लास के बाद जाके रिपीट नहीं किया तो वो ब्रेन स्टोर नहीं कर पाएगा। जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही हो रही है कि आप रेपिटेटिवली इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो ब्रेन को, है ना। जो जो भी आप पढ़ रहे हो यहाँ पे क्लास में, उसको एक बार घर पे जाके रिवाइज करना जरूरी है, क्वेश्चन वापस से सॉल्व करना जरूरी है। या तो नए क्वेश्चन कर लो डीपीपी या पीवाईक्यू से, या फिर क्लास के कर लो, पर ये करना जरूर है खुद से। ठीक है, अगर प्री बोर्ड चल रहे हैं तो जिसके पास टाइम है उसके लिए नहीं है, जिसके पास टाइम है वो करो क्वेश्चन। और तुमको डीपीपी से एटलीस्ट 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक चैप्टर के, है ना। या फिर पीवाईक्यू कर लो या डीपीपी कर लो, या दोनों मिक्स करके कर लो। ठीक है, लेकिन करना जरूर है। जिसने नहीं किए वो बाद में ज्यादा बहुत बैकलॉग फील करेगा, मैं पहले से बता रहा हूँ। चलो भाई, काफी टाइम चला गया है, आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द क्लास नाउ। ओके, लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ लिया था? स्क्रीन विजिबल है सबको? शेयर माय यस स्क्रीन। सर। यस सर। यस सर। ठीक है, आई थिंक रिंग वाला स्टार्ट करना था मैं। रिंग में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यस निकालते हैं। सर। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, तो अभी तक हमने रॉड में सीख लिया था निकालना। हमने चार्ज डेंसिटीज का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। इंटीग्रेशन की हेल्प के थ्रू हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करते हैं वो हमने प्रोसेस सीख लिया है। कि एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, उस एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और फिर आपको इंटीग्रेट कर देना है उस एलिमेंट को। लेकिन सिमेट्री का ध्यान रखना, इंटीग्रेशन गलत नहीं होना चाहिए। जीरो से थीटा करना है, या मतलब जीरो से पाई करना है, 0 से पाई बाय 2। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई रैंडम एग्जाम्पल, कि 0 से पाई करना है या 0 से पाई बाय 2, वो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप क्या करोगे, गलत निकाल दोगे। ठीक है, तो वो चीज समझ के जाना। दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन करने बैठना ही नहीं है, पेपर में टाइम ही नहीं है इतना तुम्हारे पास। आप लोगों को ये करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखने के दो तरीके हैं। या तो बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर में, आप लोगों को पता होगा ये बात। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूला हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालने के फॉर्मूले हैं 4-5, तो बहुत सारी चीजों के निकालने पड़ते हैं। अरे पता है ना ये चीज। यस सर। यस सर। यस सर। तो इतने सारे फॉर्मूला याद रखना आसान नहीं होता, तुम डेफिनेटली भूलोगे, कोई ना कोई तो भूल ही जाओगे। रिंग का याद रखोगे तो बार का भूल जाओगे, स्फेयर का भूल जाओगे, शेल का भूल जाओगे, कोई ना कोई तो भूल ही जाओगे। तो सबसे बढ़िया तरीका, दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप इसका डेरिवेशन करो, खुद से डिराइव करो इनको, और फिर जो रिजल्ट आता है, फॉर्मूला जो बनेगा आपका फाइनल, उसको आप याद रखो, है ना, खुद से निकाल के। या फिर अगर डेरिवेशन नहीं याद रखता, या फिर दिक्कत आ रही है डेरिवेशन में, तो फिर फॉर्मूला याद रखो और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो। बेसिकली फॉर्मूला आपकी आंखों के आगे रिपीटेटिवली आना चाहिए। आपको यही तरीका है याद रखने का, और कोई तरीका नहीं है। और ये आपको तभी करना है जब क्लास चल रही है। क्लास खत्म हो गई, उसके 5 दिन बाद कर रहे हो, दिक्कत आएगी। हो जाएगा तब भी हो जाएगा, लेकिन दिक्कत आएगी, एफर्ट ज्यादा लगेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हो। चलो भाई, रिंग के ऊपर निकालते हैं। अब रिंग एक सिमेट्रिकल फिगर है, ऑब्वियसली, है ना। सो ऑल वी नीड टू डू इज, अगर हमारा एक चार्ज रिंग है तो उसमें हमें डीएल एलिमेंट लेना है छोटा सा, है ना। उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वही डीई आएगी। हमने डिस्कस कर ही लिया था ये, कि एक छोटे से एलिमेंट की वजह से एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना, डीई हो गया जैसे कि। अब ये एंगल बना रही है अल्फा एंगल, किसके साथ में, उस एक्सिस के साथ में जो आपके सेंटर से पास हो रहा है रिंग के, है ना। हॉरिजॉन्टल है वैसे तो ये, लेकिन इस एक्सिस को आप क्या बोलोगे, जो आपके सेंटर से पास हो रहा है रिंग के, इसके साथ में ये अल्फा एंगल बना रही है। और ये डिस्टेंस कितना है पी पॉइंट का सेंटर से, एक्स डिस्टेंस पे है ये। ठीक है, तो पहले तो आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है।
है ना। जब आप ये निकाल लोगे तो आप डीएल एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, राइट। अच्छा, अब डीई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक तो कॉस अल्फा बनेगा और एक साइन अल्फा बनेगा, इज दैट राइट? Yes, sir. है ना। एंगल पे है ना भाई ये, अगर एंगल पे है तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स बनेंगे, तो इसका एक बना कॉस अल्फा, है ना, पैरेलल टू द एक्सिस जो कि आपका सेंटर से पास हो रहा है, और एक बना परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन अल्फा। अब जैसे कि डीएल एलिमेंट यहाँ पे है, एक डीएल एलिमेंट नीचे की तरफ भी होगा क्या, सिमेट्री की वजह से, Yes. है ना, जो कि सेम एंगल बना रहा होगा, जितना एंगल ये बना रहा है उतना एंगल ये अल्फा बना रहा होगा, इज दैट राइट? Yes, Yes, sir. sir. तो इसका भी एक कंपोनेंट आएगा डीई कॉस अल्फा, इधर भी, इधर इसका भी डीई कॉस अल्फा ही आ जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डीई साइन अल्फा आएगा, जो कि वर्टिकली अपोजिट होगा ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से, इज दैट राइट? Yes, sir. ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि डीई साइन अल्फा वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कौन सा बचेगा, केवल कॉस कंपोनेंट बचेगा, डीई कॉस अल्फा बचेगा, Yes, sir. Yes, है ना। Yes, sir. तो हमने क्या किया, या तो हम सिमेट्री लेके 2 डीई कॉस अल्फा लेके अगर हम करते कि भाई इसका भी इधर आ रहा है, नीचे वाले का भी इधर आ रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट आधे रास्ते तक करते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दूसरा तरीका अपना रहे हैं, हमने एक डीएल एलिमेंट लिया, उसकी वजह से डीई कॉस अल्फा जो उसका एक्सिस के पैरेलल वाला कंपोनेंट है, उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया, और इसी को इंटीग्रेट कहां से कहां तक किया, पूरे सर्कल पे कर दिया, 0 से 2 पाई आर कर दिया। 2 पाई आर क्या होता है भाई, सरकमफेरेंस होती है सर्कल की, Yes, sir. Yes, sir. पूरे सरकमफेरेंस पे इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है। तो मेरे को दूसरा एलिमेंट ये वाला एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस एलिमेंट को जब पूरे सर्कल पे इंटीग्रेट कर दूंगा, पूरे सर्कल पे, है ना, तो कवर हो जाएगा पूरा रिंग मेरा, इज दैट राइट? sir. Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. इंटीग्रेट sir. करना है, इंटीग्रेशन आसान है, क्योंकि मुझे पता है मेरा फॉर्मूला क्या है, के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के इंटू क्यू इंटू अपॉन सॉरी के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अब आपका आर स्क्वायर क्या है, व्हाट इज योर आर स्क्वायर? ये वाला डिस्टेंस है क्या? Yes, sir. Sir. Yes, sir. डिस्टेंस एक्स तो ये हो गया, और रेडियस आपकी आर हो गई रिंग की, तो इसका जो डिस्टेंस आएगा वो यही तो आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। Yes, sir. Yes, sir. और लैम्डा हमने सीखा ही था, चार्ज पर यूनिट लेंथ को लेंगे हम लैम्डा, Yes, sir. है ना। तो डी क्यू जो चार्ज होगा, डीएल डीएल पे डी क्यू चार्ज होगा ना भाई, Yes, sir. Yes, sir. तो डी क्यू क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा इंटू डीएल, है ना। तो ये हमने रख दिया यहाँ पे, के इंटू लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और फिर उसका होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा, नीचे आर स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे केवल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, और कॉस अल्फा यानी कॉस कॉम्पोनेंट तो इसका ले ही रहते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे कॉस अल्फा की वैल्यू लिख देना, कॉस अल्फा की वैल्यू लिखना मुश्किल थोड़ी है भाई, ये आपका ट्राइंगल बन रहा है, निकाल सकते हो ना कॉस अल्फा की वैल्यू से, ये अल्फा हो गया, ये एक्स हो गया, ये आर हो गया, है ना। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, Yes, sir. Yes, यानी sir. एक्स Yes, अपॉन sir. स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये देखो ये लिखा हुआ है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, पता है ना ये बात, Yes, Yes, sir. sir. 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है। ठीक है। तो ये अंडर रूट वाला आप क्या करोगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, ये आप कॉस अल्फा की जगह रख दोगे ये पूरा, और आपका ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आपको बस इंटीग्रेट करना है इसको, लेकिन इंटीग्रेशन में हम ये वाला टर्म रखेंगे ही नहीं पूरा, क्यों, क्योंकि हमें इंटीग्रेट इसको थोड़ी करना था, हमें इंटीग्रेट करना था डीएल को, भाई अपना ये तो याद रखेंगे ना हम कि इंटीग्रेट किसको करना था, Yes, sir. Yes, sir. तो डीएल को इंटीग्रेट करना था, तो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल 0 से 2 पाई आर। ठीक है, 0 से 2 पाई आर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो डीएल का इंटीग्रेशन तो एल ही होगा, है ना, ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल, एल को रख दो 0 से 2 पाई आर, तो ये 2 पाई आर ही आ जाएगा क्या, Yes, sir. ठीक है, 2 पाई आर माइनस 0 हो जाएगा, बस आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि आपका लैम्डा जो था वो था क्यू अपॉन 2 पाई आर, तो आपने अपने लैम्डा की वैल्यू रख दी यहाँ पे, है ना, और इसको इंटीग्रेट करके 2 पाई आर लिखा ही सही, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट हो गया ऊपर नीचे, है ना। Yes, sir. जो ये आया रिजल्ट, इसको याद रखना, कि एक रिंग के
एक रिंग के वजह से किसी पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, K इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो मन में आ रही है बात सारी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. सेंटर पे कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? Yes. सेंटर पे कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? R square आएगा डिनोमिनेटर में बस। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। मेरी आ रही है आवाज आप लोगों को? Sir, Yes, आ sir. रही आ रही है। तो आप लोगों की नहीं आ रही, फिर किसी का तो नेटवर्क वीक है, तो मेरा वीक है, तुम लोगों का वीक है। फिर से बोलो। सर सेंटर में सिर्फ R स्क्वायर आएगा। बताओ, तुम बताओ मुझे, मैंने डायग्राम बता बताया हुआ रहे है आपको। सब बता रहे। Yes, sir. कितना आएगा भाई सेंटर में? बाकी बच्चों को क्या आंसर नहीं करना है क्या? Sir, R square. आर स्क्वायर कैसे आ सकते हैं? क्योंकि वो x वाला डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा ना, P पॉइंट सेंटर पे ही लाई कर रहा है, तो वो उससे R डिस्टेंस की दूरी पे ही है। तो इस फॉर्मूले में रखना जरा, कितना आ रहा है बताओ भाई। सर 0। R cube. अरे एक्स को 0 नहीं रख पा रहे हो क्या तुम लोग? क्या दिक्कत हो गई? सर 0 ही आई है। Cube आ जाएगा. बेटा एक्स को 0 रखना पड़ेगा ना, अगर एक्स यस सेंटर पे निकालना है तो एक्स को 0 रखोगे तो 0 नहीं हो जाएगा कि पूरी क्वांटिटी न्यूमरेटर में देखो एक्स बैठा हुआ है। Yes, न्यूमरेटर sir. में क्या कर रहे हो यार? ऐसे क्या, ऑब्जर्वेशन तो रखो पूरी। डिनोमिनेटर में ही देखोगे क्या बस? न्यूमरेटर देखोगे ही नहीं, भूल जाओगे न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर में भी तो है एक्स। अरे ये न्यूमरेटर में भी तो है एक्स, Yes, sir. तो इसको 0 करना पड़ेगा ना। एक रिंग में सेंटर से कितनी दूर जा रहे हो P पॉइंट पे, ये डिस्टेंस है x, है ना। तो x को 0 करने का मतलब क्या हुआ? ये P पॉइंट उठ के कहाँ आ गया है? सेंटर पे आ गया है, यस सर। यानी x 0 हो गया है। अब x 0 हो गया है तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा, EP इक्वल्स टू 0। यस सर। चलो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अब शेल और स्फेयर के केस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। शेल के केस में अंदर चार्ज नहीं होता, क्यू इनसाइड 0 होता है। शेल खोखला जो होता है अंदर से, एम्प्टी जो होता यस सर। है ना। तो एम्प्टी जो होता है उसमें अंदर चार्ज नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी 0। 0. 0. सरफेस पे कितनी हो जाएगी भाई? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी। चार्ज क्यू है ना, क्योंकि डिस्पर्स यस सर। है ना भाई, चार्ज क्यू है सरफेस पे, तो सरफेस पे कितनी हो जाएगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर आर डिस्टेंस दूर अगर निकालना चाहते हो, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, तो फिर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगी, है ना। शेल के केस में तो इजी होता है समझना, ठीक यस है। सर। और स्फेयर के केस Yes, में क्या हो sir. जाएगा? व्हाट वुड बी द केस ऑफ स्फेयर? स्फेयर में अंदर भी कैविटी नहीं होती है, राइट। स्फेयर में अंदर खाली नहीं होता, एम्प्टी नहीं होता है, ठीक है। तो अंदर भी चार्ज होता है क्या स्फेयर में? यस सर। बेटा हाँ ना तो बोलेंगे ना। यस सर। अंदर चार्ज होता है Yes, sir. स्फेयर में, है ना। तो अंदर वाला जो चार्ज है उसकी वजह से आपका इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। लेकिन निकालेंगे कैसे? स्फेयर के केस में निकालेंगे कैसे अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं निकाल पाओगे ना, अभी बोल दूंगा निकालने के लिए तो। नो सर। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि आपकी चार्ज डेंसिटी सेम रहने वाली है, अंदर या बाहर, यस सर। सरफेस पे और अंदर। क्योंकि समझो ना, चार्ज खुद को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। तो चार्ज जब खुद को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वो अंदर और बाहर खुद को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, यस सर। है ना। तो आप चार्ज डेंसिटी इक्वेट करके निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो अंदर की तरफ तुमने चार्ज मान लिया, ये तुम्हारा स्फेयर है, तो तुमने अंदर की तरफ मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस ले लिया, है ना। एक गॉसियन सरफेस बना लिया। गॉस थ्योरम यूज करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, याद आ रहा है कुछ ऐसा? Yes, sir. यस Yes, sir. और ये तुम्हारा कैपिटल आर हो गया, जिसपे सरफेस आ जाएगा तुम्हारा कैपिटल आर पे। तो एक अंदर मैंने छोटा सा सरफेस बना लिया, गॉसियन सरफेस, जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे। ई इनसाइड निकालना चाह रहा हूं मैं इसमें, ये समझ में आ रहा है ना सबको? ई इनसाइड निकालना चाह रहा हूं मैं, है ना।
तो मेरा एक सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि जो चार्ज डेंसिटीज है, लेट्स से कि अंदर की तरफ मेरा जो चार्ज था वो था क्यू डैश, और मेरा सरफेस पे जो चार्ज था वो था क्यू। तो मैंने आपको क्या बोला कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहना चाहिए, यानी कि क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। चार्ज डेंसिटी ये तो होगी ना इसमें स्फेयर में, चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, ये इक्वल होना चाहिए क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब के। ये बात समझ में आई, है ना। एक सरफेस पे है एक अंदर है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तभी तो होगा जब अंदर और बाहर चार्ज सेम रहेगा, चार्ज नहीं, चार्ज डेंसिटी सेम रहेगी। यस सर। यस सर। तो क्यू डैश निकल के आ जाएगा। ध्यान से देखो 4/3 पाई तो कट गया दोनों तरफ से, और इसमें क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ गई, बताओ कितनी आई है क्यू डैश की वैल्यू। स्मॉल आर क्यूब क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ई आई यस सर। क्यू यस इंटू सर। स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब ये क्यू डैश उठा के तुम्हें रखना है गॉस थ्योरम में। क्या होती है गॉस थ्योरम? अरे क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन यस नॉट। यस सर। सर। यस क्यू सर। एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या होती है, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। यस सर। यस सर। तो ये ई इंटू डी ए का इंटीग्रेशन अंदर की तरफ कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यस यस सर। सर। ना। अरे अंदर वाले का तो यही होगा ना, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अंदर वाला जो गॉसियन सरफेस यस है, सर। गॉसियन स्फीयर है ना, उसका तो यही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको इनसाइड, है ना। तो ये ई इनसाइड क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी क्यू एनक्लोज कितना आया, क्यू डैश, क्यू डैश है ना अंदर वाला चार्ज, तो यस सर। यस सर। दिस विल बी डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, क्यू डैश की जगह ये रख ही देंगे हम, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो ये आपका क्यू जो है, स्मॉल क्यू जो है, मतलब जो सरफेस पे हमने लिया था, इसको आप कैपिटल क्यू ले लो, एक ही बात है, कुछ भी ले लो, तो स्मॉल क्यू लो या कैपिटल क्यू लो, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा ई इनसाइड वाला। ये दिख रहा है सबको फॉर्मूला अंदर की तरफ, यस सर। यस सर। आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, के इंटू कैपिटल क्यू इंटू आर अपॉन आर क्यूब। अरे समझ में आया, डेरिवेशन किया है तुम्हारे सामने, कैसे आएगा ये फॉर्मूला, यस सर। समझ में आया, कुछ भी समझ में आया डेरिवेशन में, यस सर आया। है ना। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक कॉन्सेप्ट यूज किया कि अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज डेंसिटी सेम रहने रहने चाहिए, और इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए मैंने अंदर वाले चार्ज को बाहर वाले चार्ज से रिलेट किया, सरफेस पे जो चार्ज था, है ना। उसके बाद मैंने गॉसियन सरफेस का हेल्प लेके गॉस थ्योरम लगाई, और उसके थ्रू मैंने इलेक्ट्रिक, अरे गॉस थ्योरम पढ़ी भी तो इसलिए थी हमने, ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सके, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पड़ी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे हम उससे, क्योंकि उसमें यही तो बोलती है गॉस थ्योरम कि क्यू ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो बस उसको यूज कर लिया मैंने, और उससे मेरा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर। समझ में आया सबको? यस। यस सर। स्फीयर के केस में याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, शेल भी स्फीयर भी। और ई सरफेस पे तो वो इतना ही हो जाएगा के क्यू अपन आर स्क्वायर, क्योंकि उतना ही चार्ज है और उतनी रेडियस है, कैपिटल आर और कैपिटल क्यू, है ना। तो आर इक्वल्स टू आर पे तो उतना हो ही जाएगा, है ना। हम फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हैं ऊपर वाले में। और आउटसाइड कितना हो जाएगा, वही शेल की तरह के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बाहर वाले सरफेस चार्ज की वजह से आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे समझ रहे हो ना बेटा, यस बाहर यस वाले सर। सर। आ जाएगा, है ना। किसी पॉइंट पी पे अगर कोई बाहर है स्फीयर के, तो उस पे आ जाएगा, और डिस्टेंस आप सेंटर से ले लोगे स्मॉल आर, है ना। चलो भाई एक क्वेश्चन का आंसर करो, सॉल्व दिस वन।
डिस्कस करें बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. काफी अलग आंसर दिया है तुम लोगों ने, कुछ ने ए बोला है, कुछ ने बी बोला है, बीच में सी भी आया है। चलो देखो, electric field due to a uniformly charged sphere of radius r as a function of the distance from its center is represented graphically by sphere की बात हो रही है, अभी जस्ट जो पढ़ा था उसकी बात हो रही है। E इनसाइड में अंदर की तरफ आपका E इनसाइड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के। देखो ध्यान से, KQR/R³ लिखा हुआ है ना? तो Yes, sir. स्मॉल आर डिस्टेंस क्या होती है? स्मॉल, तुमको पता है कंफ्यूजन हो रहा है दो चीजों में, एक तो स्मॉल आर होता है, एक होता है कैपिटल आर। तुम दोनों को सेम समझते हो ना? Yes, sir. No, sir. दोनों सेम नहीं होते हैं। ये है रेडियस ऑफ स्फेयर। क्या है ये? Radius of Radius of sphere. रेडियस ऑफ स्फेयर है। ये है डिस्टेंस जिस पे तुम्हें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. ठीक है, जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस है ये कहीं भी हो सकता है। ये स्फेयर है मान लो मेरा, तो ये सेंटर है। अब ये आर डिस्टेंस यहाँ पे भी हो सकता है, या आर डिस्टेंस सरफेस पे भी हो सकता है, या आर डिस्टेंस आगे तक भी जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यहाँ तक ये स्मॉल आर होगा, अगर सरफेस पे जा रहा है तो ये आर इक्वल्स टू कैपिटल आर हो जाएगा, है ना? और यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि आर से बड़ा हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस वेरी होती है, ये वाली, ये फिक्स है। रेडियस तो फिक्स है ना स्फेयर का। Yes, sir. तो तुम दोनों को कंफ्यूज क्यों करते हो? तुम पता है कैपिटल आर से कंपेयर करो। मुझे पता है ना कुछ बच्चे कर रहे हैं, आंसर्स को देख के लग रहा है मुझे कैपिटल आर से कंपेयर कर रहे हो। अरे भाई स्मॉल आर से करना है। ई इनसाइड का फॉर्मूला बताया अभी जस्ट मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, है ना? और फिर उसके बाद जब आर के बाद हम आगे देखते हैं तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, आर स्क्वायर के, सॉरी। समझ में आ रही है बात? जब आर छोटा हो आर से तो ऐसे ऐसे होता है, और आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर हो तो फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आर स्क्वायर के। फॉर्मूला देखो ना यार, अगर समझ में नहीं आ रहा तो। दिख रहा है? मेरी आवाज नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल? आवाज आ आ रही रही है Yes, सर sir. आवाज। है? हाँ जसनू। नहीं सर, वैसे ही रेज हो गया था। अच्छा ठीक है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि पहले तो ये स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अरे वाई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स होता है तो स्ट्रेट लाइन बनती है ना, Yes, Yes, sir. है ना? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, तो 1/r स्क्वायर में आपका क्या बनता है? हाइपरबोला। Yes, sir. Yes, sir. तो बी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। कैपिटल आर से बड़ा हो गया जैसे डिस्टेंस, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो बी आंसर आएगा। क्लियर आया सबको समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं इसमें, ये सी ऑप्शन किसके लिए है ग्राफ? शेल के लिए। किसके लिए? शेल के लिए। Spherical shell. हाँ, सी ऑप्शन है आपका स्फेरिकल शेल के लिए, है ना? शेल के लिए ये, क्योंकि इसमें ई इनसाइड 0 होता है जब तक आपका सरफेस तक नहीं आ जाता। जब तक आर डिस्टेंस अचीव नहीं हो जाती रेडियस के बराबर, तब तक 0 रहेगा ये, ई इनसाइड 0 Yes, रहेगा, sir. है ना? तो ये है आपका शेल के लिए। ठीक है, चलो भाई सॉर्टेड है। एक होमवर्क में ले लो क्वेश्चन, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। Electrical potential energy of a charge q at a point is defined as the amount of work done by the external force in bringing the charge q from the reference point to that point without any acceleration। ये तुमको ऑलरेडी पता है कि डेफिनेशन क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई? इन्फिनिटी से कोई चार्ज आप उठा के किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हो, ग्रेजुअली चार्ज लेके आ रहे हो, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, है ना? कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए, एक फोर्स जो आप लेके आ रहे हो उसके अलावा, और एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुअल डिस्प्लेसमेंट होगा चार्ज का। तो जो वर्क डन किया जाएगा इसमें, जो आपका वर्क किया गया है, वर्क डन, वो आपको क्या देगा भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल Yes. एनर्जी, है ना? दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है ये? स्केलर क्वांटिटी होती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और सिंस एनर्जी है तो जूल में मेजर की जाएगी, जूल में। डायमेंशन भी इसका एनर्जी के हिसाब से आ जाएगा, ml2t-2, राइट? चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा, इसका फॉर्मूला पता है सबको?
माइनस पीई कॉस थीटा। फॉर्मूला पता है क्या इसका सबको? K इंटू Q1 Q2 अपॉन R। अच्छा Yes, sir. यही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R ना, वर्क डन के बराबर हो जाएगा ना भाई। वो तो तुमको Yes, वर्क डन sir. के हिसाब से करना है आगे सॉल्व, अगर क्वेश्चन आता है तो वर्क डन के अकॉर्डिंगली, बट फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हो क्योंकि आप लेके आ रहे हो ना किसी Q चार्ज को यहाँ पे, तो आपके इसमें Q1 Q2 क्या है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव ये Q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये U इक्वल्स टू K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन R। R डिस्टेंस मतलब जो आपका फाइनल डिस्टेंस है इन्फिनिटी से जहां तक आप ले आए हो इस Q चार्ज से दूर, वो आपका डिस्टेंस। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग। जल्दी जल्दी करना है, बहुत सारा रिवाइज करना है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, अगली क्लास में भी खत्म नहीं होगा वरना। हाँ मोनिका। सर 1 मिनट पिछली स्लाइड दिखाना। ओके सर हो गया। करो भाई क्वेश्चन करो। What is the potential energy of the equal positive point charge of 1 microcoulomb each held 1 meter apart in air? दो चार्जेस है, दोनों का चार्ज सेम है, 1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है, 1 मीटर की दूरी पे है। सॉल्व करो भाई सब, 30 सेकंड्स में डिस्कशन करूंगा मैं, अभी ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। ठीक है, सबका ए आ रहा है क्या? Yes, sir. करते हैं डिस्कस। तो जैसे कि अभी बताया पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर। दोनों चार्जेस 1 माइक्रोकूलम के हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है। काफी इजी हो गया है तो क्वेश्चन। के की जगह रख देंगे 9 इंटू 10⁻⁹, चार्जेस की जगह रख देंगे 1 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 और -6, तो -12 हो जाएगा। नहीं समझ में आया कैसे हुआ भाई? ये भी Yes, Sir. 10 sir. 6 है और ये भी 10⁻⁻6 है, -12 हो जाएगा। आर की जगह 1 मीटर रख देंगे, ये हो गया 10⁻⁻3, 9 इंटू 10⁻3 जूल। सब चीजें अगर आपने अपने अपने कॉलम में और मीटर में अगर इन दोनों में रखी है तो आंसर किस में आना चाहिए? जूल में। ये बात समझ में आती है सबको? Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. आगे चलते हैं। अगर बहुत सारे चार्जेस की वजह से निकालना हो तो क्या करेंगे? तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होती है। क्या होती है? स्केलर। Scalar. Scalar. तो डायरेक्टली ऐड कर दोगे आप U1 U2 और U3, तीन चार्जेस हैं अगर, तो तीनों की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है सिस्टम की जो बन रही है वो आप ऐड करके निकाल लोगे। तो कैसे निकालोगे? पहले तो 1 2 की निकालोगे, 1 और 2 है ना, फिर आप 2 3 की निकालोगे, फिर आप 1 और 3 की निकाल लोगे। तीन ही कॉम्बिनेशन बनते हैं है ना, तो आप तीनों की निकाल सकते हो, तीनों के बीच का डिस्टेंसेस आपको दिए हुए होंगे। फॉर्मूला वही K1 Q2 अपॉन R है ना, जो भी रिस्पेक्टिव डिस्टेंस है वो आप यूज कर लेना, दिस फॉर्मूला यू कैन यूज। ठीक है, ऐसे ही अगर बहुत सारे चार्जेस हो, यहाँ तो जैसे 3 चार्ज थे, अगर बहुत सारे चार्जेस हो तो फिर क्या करेंगे? तो वही सेम तरीका यूज करेंगे है ना। हम पहले तो मान लो 1 वाला ले रहे हैं, तो 1 की वजह से 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, n तक है ना, 1 के साथ सारी पोटेंशियल एनर्जीज को निकाल लेंगे। तो ये देखो ध्यान से, फॉर्मूला तुम्हारा क्या बन रहा है? U12 13 14 और 1n तक जा रहा है, राइट है ना। Yes. ऐसे 2 का निकाल लेंगे 1 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, n तक है ना, तो ये हो जाएगा 2 3 2 4 2 5 2 6 2n तक।
ऐसे ही चलता जाएगा ये जब तक n की वजह से आप नहीं निकाल लेते, तो टोटल आपका u n माइनस वन एन तक आ जाएगा। तो अगर आपको टोटल टर्म्स निकालनी, जो कि यही पूछ सकते हैं तुमसे, अगर n नंबर ऑफ टर्म पे क्वेश्चन आ गया ना, या फिर 4 से ज्यादा चार्जेस आ गए, जनरली तुमसे यही पूछेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता दो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फॉर n चार्जेस विल बी हाउ मच। तो आप n इंटू एन माइनस वन बाई टू से निकाल सकते हो, तो पता ही है आपको, पुराना फॉर्मूला है ना। टोटल टर्म्स निकाल सकते हो आप इससे, कि टोटल टर्म्स कितनी बनेगी। ये टर्म समझ में आ रही है सबको, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ऐसे बन गई ना टर्म्स बहुत यस सारी, सर। तो वो आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो जल्दी से, काफी सरल सवाल है, इजी क्वेश्चन है। क्या आंसर आ रहा है भाई? 27। सी। सी ऑप्शन आ रहा है। यस सर। यस सर। ओके गुड। करें डिस्कस। यस सर। यस सर। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, इजी था भाई। 3 चार्जेस यस हैं, सर। 3 वजह से निकालना है, तीनों का सेम आ रहा है, सब कुछ सेम है, 3 चार्जेस हैं और तीनों का आपको डिस्टेंसेस भी सेम दे रखे हैं, चार्जेस की वैल्यू भी सेम दे रखी है ना। तो मान लो इसका हो गया U1, इसका हो गया U2, इसका हो गया U3, तो ये सीधे अगर आप निकालोगे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, तो आपका U हो जाएगा ये कितना, 3 मल्टीप्लाई बाई K इंटू Q अपॉन R। यस। यस। यस सर। चार्जेस भी सेम है ना, क्योंकि Q चार्ज इधर है, Q इधर है, Q इधर है, सेम चार्ज, यस 10 सर। माइक्रोकूलम से सारा। तो बस डायरेक्टली पुट कर दो अब, 3 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 10 माइक्रोकूलम से, तो 10 इंटू 10 की पावर -12, यस सर। 10 सेंटीमीटर है, यानी 10 की पावर -1, यस सर। है ना। 10 की पावर -1 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर +1 बन जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 10 की पावर 2 है प्लस में, 9 के साथ मिलके 11 बन ही गए ऑलरेडी, ये एक और जाएगा तो 12 बन जाएंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -12 तो था इसी, अब 10 की पावर +12 भी आ गया, ये कट हो जाएगा। यस यस सर। सर। 27 जूल इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला। 10 माइक्रोग्राम ठीक है करो। हो जाएगा ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। यस सर। यस सर। दो चार्जेस को पास लाया गया है ना, 4 सेंटीमीटर क्लोजर लाया गया है, जितने पहले थे उससे अब 4 सेंटीमीटर क्लोजर लिया है। अब बताओ वर्क डन कितना लगा है इसमें पूरे कार्यक्रम में, करो सॉल्व।
सी आ रहा है क्या? यस सर। ओके बाकी बच्चे बताओ भाई, एक बच्चे से आंसर नहीं चाहिए केवल। तो 12.95। अच्छा ठीक है, आप लोग डिस्कस लिख सकते हो अगर नहीं आ रहा है ना। डिस्कस लिखना भूलो मत यार, तुम्हारा पता है क्लास में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो बात को। अगर नहीं आ रहा है तो डिस्कस लिख दिया करो हाथों हाथ। एल्स आप आंसर कर सकते हो, आपको टाइम देता हूँ मैं इनफ, है ना। पर रिस्पॉन्ड करो, वरना अब क्या बैठे रहेंगे हम बहुत देर तक, ये क्लास का टाइम खराब नहीं होगा क्या इससे? ठीक है, डिस्कस लिख दिया करो। चले भाई, डिस्कस करें। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो देखो Yes, sir. क्वेश्चन समझेंगे पहले। तो क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, दो चार्जेस है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोले दो पॉजिटिव चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस, है ना, 12 और 8 माइक्रोकुलम के। एक है लेट से कि 12 माइक्रोकुलम्स का, है ना, और ये दूसरा चार्ज जो है 8 माइक 8 माइक्रोकुलम्स का है। तो इनिशियली कितना था इनका डिस्टेंस, 10 सेंटीमीटर अपार्ट। Centimeter. ठीक है, अब आपने क्या किया, इनको पास ले आया आप दोनों चार्जेस को, है ना। तो लेट से आप यहाँ पे ले आए इसको, है ना, दोनों चार्जेस को आप पास में लिए। अगर आप पास में लेके आए तो आपका नया डिस्टेंस जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, ये बोल रहा है आपको 4 सेंटीमीटर पास लिया है, यानी 2 सेंटीमीटर इधर से लाए होंगे और 2 सेंटीमीटर इधर से लाए होंगे। यस सर। Yes, sir. 4 सेंटीमीटर क्लोजर लिखा हुआ है, क्लोजर यानी जितने पहले थे उससे 4 सेंटीमीटर और कम हो गए। इस वर्ड का मतलब समझो। कुछ लोगों ने इन दोनों के बीच में 4 सेंटीमीटर मान लिया होगा, ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग। इन दोनों के बीच में फोड़ नहीं है, क्लोजर वर्ड का मतलब होता है कि 4 सेंटीमीटर कम कर दिया 10 में से, है ना, और पास आ गए वो 4 सेंटीमीटर। पहले अगर 10 थे तो अब 4 सेंटीमीटर और पास आ गया, यानी 6 सेंटीमीटर हो गया इनके बीच का डिस्टेंस। ये समझ में आया सबको बात जो बोला मैंने? यस Yes, sir. यस सर। वर्ड का ये मतलब होता है, आपको वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए, और अदरवाइज क्या लैंग्वेज के चक्कर में ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये काफी इजी हो गया है सवाल, क्योंकि आपसे ही पूछ रहा है वर्क डन बताओ। अब वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या? यस सर। Yes, sir. यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यस सर। है ना। कितना हो जाएगा भाई, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर माइनस के वन के क्यू वन आर टू माइनस के वन क्यू टू अपॉन आर वन हो जाएगा। दिस विल बी के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर टू माइनस के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर वन। तो ये के और क्यू वन क्यू टू ये बाहर आ जाएंगे यस सर। ना, कॉमन आ जाएंगे, और ये हो जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1। अब तो वैल्यूज रखनी है आपको बस, 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 × 8 10 की minus. मल्टीप्लाई बाय माइक्रोकुलम्स है क्या, यस सर। Yes, sir. 10⁻12 हो जाएगा दोनों का मिला के, यस सर। Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय 1/6 × 10⁻² यस सर। Yes, sir. माइनस 1/, 10 की नहीं समझ में आया 1/10 की power -2. बेटा, 10 सेंटीमीटर। upon. ये समझ में आया क्या, डिस्टेंस वाला मैंने लिखा 1/r2 माइनस 1/r1 की जगह।
R2 डिस्टेंस यानी फाइनल डिस्टेंस कितनी हुई, 6 सेंटीमीटर हुई ना, 6 Yes, sir. centimeter. तो 6 सेंटीमीटर को 6 इंटू 10⁻² ही तो लिखोगे मीटर में। Yes, sir. Yes, Yes. sir. 1 अपॉन इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी, 10 इंटू 10⁻²। -2. Yes, sir. आया समझ में ये, पक्का? Yes, sir. मुझे लग रहा है समझ में आया नहीं है शायद। Sir, आ गया. आ गया सर. सबको आ गया? Yes. Yes, yes, sir. ठीक है, कूल। तो इसको अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर की तरफ देखो कितना आ रहा है, ऊपर की तरफ देखो कितना आ रहा है। ये आपका 10⁻9 है और 10⁻12 है, तो ये 10⁻3 बन जाएगा। Yes, sir. Yes. और आप Yes, sir. सॉल्व करोगे तो 10⁻2 कॉमन आ रहा है कि डिनोमिनेटर में, Yes, sir. Yes, sir. तो डिनोमिनेटर में 10⁻2 बाहर ले जाओ, बाहर ले जाके ऊपर ले जाओगे तो 10⁻+2 बन जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 9 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर बन रहा था 10⁻3 और नीचे बन रहा था 10⁻2, है ना। ऐसे कर लेते हैं इसको, ऐसे कर लेते हैं सब, ठीक है। अब नीचे आएगा आपका 6 और 10, दोनों को अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये 10-6 बन जाएगा क्या न्यूमरेटर में, Yes, sir. Yes, sir. और ये कट हो जाएगा नीचे 10⁻2 और 10⁻3, इसमें आपका ऊपर की तरफ 10⁻1 बच जाएगा, है ना। सो कितना बनेगा ये 4/60, ठीक है। कुल मिला के जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 576 इंटू 10⁻², Yes, ठीक sir. है। कितना आएगा ये 5.76, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 5.8 जूल। बी ऑप्शन, सॉरी ए A ऑप्शन, option, sir. क्योंकि हम सब लोगों ने हमारी जो यूनिट्स है वो कॉलम्स और मीटर में लिए, तो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थोड़ी ना आएगा, Yes, हमारा sir. आंसर आएगा जूल। Yes. इसमें कोई डाउट है क्या बच्चों? No, sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. आगे चले, Yes, sir. Yes, sir. देखो किसी को डाउट हो तो पूछ लो वरना आगे चलते हैं। No, sir. No, sir. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी तो समझ में आ गया, पोटेंशियल की बात करते हैं। तो पोटेंशियल में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बस डेफिनेशन से आपका क्या होता है कि जो वर्क डन हुआ है उसको आप चार्ज से डिवाइड कर दो, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन by the external force in bringing a unit charge from infinity to that point without any acceleration। तो डेफिनेशन और ज्यादा चीजों में डिफरेंस इतना सच होता नहीं है, बस यही होता है कि आपका फॉर्मूला वाइज जो पोटेंशियल होता है वो जो वर्क डन आपने किया है एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या है चार्ज, यानी पर यूनिट चार्ज निकाल रहे हो आप इसमें, पर यूनिट चार्ज जो वर्क डन है वो है आपका पोटेंशियल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, K इंटू क्यू अपॉन आर, जिस चार्ज की वजह से हम निकाल रहे हैं उसी की चार्ज की वजह से पोटेंशियल आता है। ये समझ में आती है बात सबको? Yes, sir. बाकी वर्क Yes, डन sir. आपको इन्फिनिटी से एक चार्ज को दूर से लेके आना है ग्रेजुअली विदाउट एनी एक्सेलरेशन, वो सब चीजें सेम, बस आपका ये पर चार्ज पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। पर यूनिट चार्ज होता है, ये यूनिट चार्ज को लेके आने की वाली बात है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज व्हिच इज KQ अपॉन R। अगर ऑब्वियसली सिंस इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, तो अगर बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो उन सबको क्या कर देंगे, एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे, है ना। V1 प्लस V2 से लेकर Vn तक, ये समझ में आती है बात सबको? Yes, Yes, sir. sir. है ना। K इंटू Q1 अपॉन R1 प्लस K इंटू Q2 अपॉन R2, हर चार्जेस का अपने अपने डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम कंट्रीब्यूशन ले लेंगे पोटेंशियल में, ठीक है। क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है इसलिए हम एल्जेब्रिक सम निकाल सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उनके बीच का डिफरेंस, राइट। Yes, sir. अगर दो पॉइंट के बीच के Yes, sir. डिफरेंस आप निकालोगे पोटेंशियल का तो डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और फॉर्मूला वाइज कैसे डिफाइन होता है ये, डेफिनेशन क्या होती है कि वर्क डन जितना लगा है ए से बी ले जाने में किसी चार्ज को, है ना, ए से बी ले जाने में जितना वर्क डन लगा है उसको आप डिवाइड कर दो पर यूनिट चार्ज से, जिस चार्ज को आप लेके जा रहे हो। जैसे क्यू चार्ज को अगर आप ए से बी लेके जा रहे हो तो कितना वर्क किया आपने उसको डिवाइड कर दो इस चार्ज से, सो दिस विल बी योर पोटेंशियल
डिफरेंस। ठीक है, अरे यस पता है सर। सब चीजें समझ में आती है ना ये चीजें, या कुछ डाउट है इसमें? नहीं आती हैं सर। ठीक है? नहीं आती? नहीं मतलब आती हैं सर, आती हैं। अच्छा, नहीं कॉमा आती है। यस सर। रिलेशन बिटवीन वी और ई निकालते हैं। वी पता चल गया क्या है, ई पता चल गया था क्या है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है बताओ। E इज इक्वल्स टू dv by dr। ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, है ना, माइनस डीवी बाई डी आर। तो एक्सटर्नल कैसे निकालते हैं इसको? हमको पता है कि हमारा एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, एफ डॉट डी आर, यस सर। है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर होता है। यस सर। ठीक है, दिस इज योर एक्सटर्नल वर्क डन। तो अगर आप एक्सटर्नल वर्क डन निकालना चाहते हो फोर्स के टर्म्स में, सॉरी चार्ज के टर्म्स में, तो सिंस हमें पता है कि हमारा वर्क डन हम जब निकालेंगे तो ये इन्फिनिटी से हम लेके आ रहे हैं, तो इसको हम नेगेटिव क्वांटिटी के साथ ही यूज करेंगे क्या? यस सर। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एफ की जगह मैं रख रहा हूँ क्यू डॉट ई। ये समझ में आता है सबको क्यों रखा है मैंने? Yes, sir. है ना, यस सर। इसका डॉट प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे डी आर के साथ में। तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका माइनस वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। Yes, sir. यस सर। माइनस साइन के साथ आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, सो दिस विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अभी अभी डिस्कस किया है हमने, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ये माइनस ई डॉट डी आर। डी आर। ठीक है, अब हमको रिलेशन निकालना था वी और ई में, तो कैसे निकालेंगे भाई? डेल्टा वी आपको डी आर से जब डिवाइड करोगे इसको, मतलब बेसिकली, और किसी ऑब्वियसली इन्फिनिटसिमल डिस्टेंस के लिए, इन्फिनिटसिमल पोटेंशियल के लिए आपको निकालना होगा ये। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका माइनस डीवी बाई डी आर। नहीं समझ में आया? आ गया सर। ठीक है, दिस इज हाउ इट कैन बी डन। सो ये आपका रिलेशन होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको कंपोनेंट्स के फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इक्वल्स टू, पता है किसी को कैसे लिखते हैं? dv बाई डी एक्स आई कैप प्लस टी वी बाई डी वाई जे कैप प्लस dv बाई डी जेड के कैप। के कैप। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो अगर आपका वेक्टर फॉर्म में है ये, है ना, एक से ज्यादा डायमेंशंस, एक से ज्यादा डायमेंशंस में। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Two unlike charges of magnitude q are separated by a distance 2d. The potential at a midway point कितना होगा, बीच पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, निकाल के बताओ। ये आ रहा है? Yes, sir. ओके, वेरी गुड, करें सॉल्व करें। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए भाई, तो अगर हम इसको आप बेसिक सा डायग्राम बनाना चाहें तो ये बोल रहा है कि एक पॉइंट ए है जैसे कि, और दूसरा पॉइंट है बी, है ना, और इसका डिस्टेंस है 2d। तो आपका बीच में कोई पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे आपको दोनों अनलाइक चार्जेस, जैसे कि अगर हम ए की जगह क्या रख रहे हैं यहाँ पे प्लस क्यू, Yes, sir. यस सर। ए की जगह माइनस क्यू रखना पड़ेगा, अनलाइक चार्जेस बोल रहा है तो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अनलाइक चार्जेस का मतलब यही तो होगा। तो दोनों के बीच की डिस्टेंसेस कितनी है भाई, डी 2D. और DD. है ना, दोनों तरफ डी है। सेंटर से अगर हम देखना चाहते हैं तो सेंटर पे निकाल रहे हैं ना,
ओ पॉइंट पे, Yes, sir. ठीक है। तो भाई पोटेंशियल निकाल के बता दो बीच पे कितना आएगा, तो ई वी ओ कितना आ जाएगा, वी ओ विल बी इक्वल्स टू वी ए ओ प्लस वी ओ बी, Yes, sir. है ना। दिस विल बी कमिंग आउट एज के क्यू अपॉन डी, Yes, sir. Yes, sir. है ना, एंड दिस विल बी कमिंग आउट एज के इंटू माइनस क्यू अपॉन Minus. डी, Yes, sir. है ना। ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, Yes, sir. Yes, sir. बचेगा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे ना, के क्यू अपॉन डी माइनस के क्यू अपॉन डी Yes, जीरो हो sir. जाएगा, ठीक है। तो Yes, मिड sir. में दो अनलाइक चार्जेस के बीच में अगर कोई मिड पॉइंट होता है तो वहां पे पोटेंशियल उसकी दोनों की वजह से जीरो होता है, ठीक है। ये एक रिजल्ट है सॉर्ट ऑफ, आपको याद रखना है। आगे चले, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, अब पोटेंशियल निकालते हैं शेल की वजह से, शेल की वजह से कितना आएगा। तो अभी 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 हमने फॉर्मूला डिराइव किया है कि पोटेंशियल आपका होता है माइनस ई डॉट डी आर किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो आपका होता है माइनस ई डॉट डी आर पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो इसमें हम इसको सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, ई डॉट डी आर, ई की जगह रख देंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ई की जगह हम क्या रख देंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, आउटसाइड द स्फीयर निकाल रहे हैं ना बेटा, आउटसाइड तो यही होता है स्फीयर में, अरे Yes, समझ sir. नहीं सकते, बाहर की तरफ तो यही होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। शांत कैसे हो गए तुम लोग, पता है ना अभी अभी डिस्कस किया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको डी आर के साथ इंटीग्रेट कर दो, ई डॉट डी आर, और कहां से कहां तक करोगे, इन्फिनिटी से आर तक। क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इन्फिनिटी से क्यों लेके आ रहे हैं इसको। So potential की definition में लिखा है ना कि चार्ज इंफिनिटी से ला। हाँ, अगर आपको किसी पॉइंट पे निकालना है बाहर की तरफ, तो आप पोटेंशियल कैसे निकाल पाओगे इस पॉइंट पे, इन्फिनिटी से जब आप लेके आ रहे हो किसी आर डिस्टेंस पे, है ना। तो ही तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से तो लेनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल के लिए उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। तो आपका बेसिकली डिस्टेंस आ रहा है इन्फिनिटी से आर पॉइंट तक लाने के लिए, जो आपका वर्क डन हुआ है उसकी वजह से आपका पोटेंशियल स्टोर होता है ना, चार्ज की वजह से। तो आप इन्फिनिटी से आर तक इंटीग्रेट करोगे किसको, आर स्क्वायर को, डी आर अपॉन आर स्क्वायर को, है ना, जो कि आपका माइनस वन अपॉन आर जाएगा। इन्फिनिटी और आर जब पुट करोगे तो आपका आंसर यही निकल के आएगा, के क्यू अपॉन आर, यानी कि बहुत ही आसान रिजल्ट है ये, के क्यू अपॉन आर। आर वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे आपको सेंटर से निकालना है, सेंटर से दूर जो डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कहां से है ये डिस्टेंस, From center. Center से. ये मत भूलना बस, है ना। सरफेस पे तो सबको पता है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई उस हिसाब से पोटेंशियल भी सेम रहेगा, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, है ना, सरफेस पे, क्योंकि हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर बन जाता है। अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ बताओ, अंदर की तरफ बताओ, ई इनसाइड तो जीरो होता है, Yes, sir. ई इनसाइड तो Sir. जीरो होता Yes, sir. है ना। लेकिन क्या ई इनसाइड की अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही पोटेंशियल आएगा क्या अंदर की तरफ, इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक भी तो लेके आ रहे हो तुम चार्ज को, आपके Yes, sir. बोलने इन चार्ज पोटेंशियल की डेफिनेशन के हिसाब से आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, पहले आप आर तक लेके आए, फिर आर से आप स्मॉल आर तक लेके आए। ये प्रोसेस समझ में आ रहा है सबको। Yes, sir. Yes, sir. तो आपका पोटेंशियल स्टोर होगा ना अपनी स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो इस केस में तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ई इनसाइड जीरो है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, Yes, sir. ठीक है। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो आप अंदर की तरफ तो जीरो हो जाएगा, लेकिन आपका इन्फिनिटी से आर तक आने में आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, ये के क्यू एक्स्ट्रा दे रखा है, इसको हटा देना, ऑलरेडी यहाँ पे के क्यू है ना, तो यहाँ पे दो बार के क्यू क्यों आएगा, ये हटा देना, इसको इसको एक्स्ट्रा दे रखा है। तो ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे इन्फिनिटी से आर तक, तो ऑलरेडी आप निकाल के आ चुके हो, अभी क्या होने वाला है, ये के क्यू अपॉन, Capital R. तो अंदर की तरफ भी पोटेंशियल कितना रहता है, के क्यू अपॉन आर, R. ठीक है। सबको समझ में आती है बात, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। शेल के लिए, ये शेल के लिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें कंप्लीट करने का टारगेट रखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अगर बच भी जाएगा थोड़ा तो फिर नए चैप्टर के साथ ले लेंगे, लेकिन ट्राई करेंगे अगली क्लास में हो जाए। तो आपको इसकी डीपीपी सॉल्व करनी है और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है।
जितना भी हो पा रहा है उतना कर लो। प्री बोर्ड्स अगर चल रहे हैं तो क्लास नोट्स के क्वेश्चन रिवाइज कर लो। प्री बोर्ड्स अगर नहीं चल रहे हैं तो आप डीपीपी और पीवाईक्यूज भी सॉल्व करो। ठीक है, जितने कर सकते हो, ट्राई टू सॉल्व एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है बच्चों? नो सर। ठीक है, करो पढ़ाई करो, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय। Bye, sir. Bye, हाँ sir. मोनिका बोल, बाय बाय। सर वो असाइनमेंट्स की आंसर